Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? ये थोड़ा सा कैरी नाटी टाइप हो गया, चलिए कोई नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोग शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने घर में होंगे एवं कुशल और मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का 7 सेट लेके आया हूँ। इसके पहले 6 सेट हो चुका है। अगर जो आप लोगों ने 6 सेट पहले का नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाएं और जितने सारे मैं वीडियो हम लोगों की टीम की तरह कराया गया है वो प्लीज़ जाकर देखें। तो आज है ये 30 तारीख का पेपर है 2016 का, शिफ्ट 3 का है। उसको आज हम लोग डिस्कस कराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी वीडियो आगे आता रहेगा वो आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। अभी तो बहुत सारे सिटीज़ में भी रॉक गार्डन खोले गए हैं, जैसे आपका रांची में भी रॉक गार्डन है। तो ये जो रॉक गार्डन है उसका विशेषता क्या है, वो कैसे कैसे बना है? तो ये जो रॉक गार्डन है इसमें मूर्ति कला से निर्मित एक गार्डन है, जिसमें पत्थर, लकड़ी, मिट्टी से इसका कलाकृति किया गया है। इसको कह सकते हैं पूर्णतः औद्योगिक और घरेलू पदार्थों से ये बना हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर पत्थर से कोई कलाकृति किया गया है, कहीं कहीं लकड़ी से किया गया है, कहीं कहीं मिट्टी से किया गया है। तो ये इसका विशेषता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका संस्थापक जो थे वो नेकचंद थे, और इसे नेकचंद के रॉक गार्डन के रूप में भी जानते हैं। नेकचंद, अब ये नेकचंद कौन थे इसका हम जानते हैं। तो ये एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने 1957 में अपनी खाली समय में, जो जैसे सरकारी नौकरी करते थे, अब जिस समय में ये खाली रह गए तो उस समय वो खाली समय को उपयोग करते हुए गुप्त रूप से इस गार्डन का निर्माण किए थे। तो ये था नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन के बारे में बात। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है, जो एचआईवी के लिए जो जांच के लिए टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं एलिसा। और ये जो 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 एलिसा टेस्ट है ये एचआईवी के जांच के लिए की जाने वाली प्रथम आवश्यक टेस्ट है। और एलिसा के द्वारा क्या होता है कि रक्त में जो एचआईवी के एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। जो रक्त में एंटीबॉडीज पाई जाती है ना एचआईवी का, उसका वो एलिसा के थ्रू जांच होता है। ये तो था एलिसा के बारे में। अब एचआईवी के बारे में देखते हैं। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है क्या? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और ये जो होता है वो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। मतलब ह्यूमन के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करने से रोक देता है। मतलब आपका रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है वो घट जाता है इसके थ्रू। ये जो होता है ये स्प्रेड करता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। ये तो आप लोग सबको पता होगा। इसका ट्रीटमेंट से हेल्प मिल सकता है। इसका जो अगर ट्रीटमेंट होगा इससे हेल्प मिलेगा, लेकिन इंसान सर्वाइव करने के लिए पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ देर के लिए इंसान कुछ समय के लिए सर्वाइव करेगा, लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये जो समझौता था वो एक पुनरुपेन राजनीतिक समझौता था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी एवं उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा शुरू की गई नमक मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो ये था गांधी इरविन। और इरविन कौन थे? उस समय के वायसराय थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक मार्च दोनों को समाप्त कर दिया गया। ये था गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा में हिंसक घटना होने के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ये क्यों वापस लिया गया ये जानिए। तो ये चौरी चौरा जो है वो, पहले चौरी चौरा क्या है वो देखते हैं। ये चौरी चौरा ही नाम क्यों पड़ा, इसका भी तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो चौरी चौरा है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, समझे, जहां 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि चौरी चौरे में एक जो पुलिस चौकी था उसको आग लगा दिया गया, और इससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो ये आग क्यों लगाया गया? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन रहा होगा, तभी तो आग लगाया गया होगा। तो ये था असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन में क्या करना था, जो भी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कपड़े हैं, जो भी उनके द्वारा शिक्षा दिए जा रही है, कोई भी वस्तु बनाया गया है उसको हम लोग को त्याग करना है। तो उसके खिलाफ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अब लोग मार्च निकाल के बढ़ रहे थे और सभी गांधी के फॉलोवर थे, गांधी जी के फॉलोवर थे, सभी लोग गांधी टोपी पहने हुए थे।
वहाँ की जो पुलिस अध्यक्ष थे, जो पुलिस के हेड थे, वो चीज़ ये देख के काफ़ी आक्रोश में आ गए कि ये मार्च क्यों निकाल रहा है लोग। तब क्या किया कि गांधी जी के जो टोपी लोग सब पहने हुए थे, जो भी लोग गांधी टोपी पहने हुए थे, उसको निकाल के पैर से कुचल दिए। अब लोग गांधी जी का फॉलोवर्स थे, उनके लिए गांधी जी माँ बाप के तुल्य थे, सब कुछ वही कर रहे थे, सब कुछ को वही लीड कर रहे थे। जब ऐसा हुआ तो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा झड़प हो गया होगा। अब हुआ तो क्या किए, जो वहाँ के हेड थे, पुलिस के हेड थे, उन्होंने गोलीबारी कर दी। और गोलीबारी करने समय लगभग 10-11 लोग यहाँ के मतलब जो भारतीय समर्थक थे, जो भारतीय अनुयायी थे आपका असहयोग आंदोलन के, उन लोग का जान चला गया और लगभग 50-60 लोग इसमें जख्मी भी हो गए। तभी ये लोग काफ़ी आक्रोश में आ गए और आक्रोश के आने के बाद ये लोग पुलिस चौकी में जाके आग लगा दी। जब उन लोग का गोली खत्म हुआ तो लोग चौकी में भाग गए, मतलब पुलिस चौकी में घुस गए। तब क्या किए ये लोग, घुस के और वहीं एक दुकान था, वहाँ से मिट्टी तेल निकाले और पूरा छिड़क के वहाँ आग लगा दिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी को जब पता चला, वो तो अहिंसा के पुजारी थे, उनको तो हिंसा चाहिए नहीं था। तो जब ये चीज़ देखे तब उनको काफ़ी बुरा लगा और बोले कि यार हम तो हमेशा अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, आप लोग तो ऐसे किए। तो इसी के चलते वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये था आपका चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में सब कुछ विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? तो इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसका स्टेब्लिशमेंट 1770 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। इसका जो मैनेजमेंट किया जाता था वो यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ था कि बहुत जल्दी ही ये समाप्त हो गया, लगता है 1830 में, ये 1830 1832 में ये समाप्त हो गया था। तो ये था आपका बस क्वेश्चन था कि प्रथम बैंक क्या नाम क्या है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी आंत बड़ी है? मनुष्य की जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, उनमें से कौन सी आंत बड़ी है? नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये नाम का सीधे उल्टा है। छोटी आंत जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी आंत में से आती है, ठीक है। छोटी आंत का लंबाई लगभग क्या 6 मीटर होता है और बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर होता है। तो लंबा कौन हुआ? छोटी आंत हुआ ना। और भोजन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में ही अवशोषित होता है। ये था छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक जारी होने की तारीख से कितने महीनों के लिए वैध रहता है? तो ये 3 महीने के लिए वैध रहता है। जब अगर जो आज चेक जारी होगा तो आज के बाद 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये बेकार हो जाता है, ठीक है। ये जो पहले इसका था, पहले 6 मंथ तक ये वैलिड रहता था, पहले 6 मंथ तक चलता था, लेकिन 2012 से इसको 3 महीने तक ही वैलिड किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे। आंतरिक रूप से अब तक केवल 7 व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, एवं लास्ट जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि 7वें थे। लगभग उनका 2002 से 2004 तक इनका कार्यकाल चला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड के लिए विंडोज कीबोर्ड पर किस की को सेट किया जाता है? मतलब कौन से की को हम दबाएंगे कि मतलब आपका जो विंडोज होगा वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये मैं जब कंटेंट आप लोग के लिए बना रहा था तभी मैं इसका चेक किया था। तो F11 आप दबाओगे ना, तो जो भी चीज़ कुछ खुला रहेगा, तो पहले क्या होता है कि आप लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो नीचे टास्क बार आता है, कुछ भी नीचे लिखा रहता है, जो भी आता है इसमें डेट वेट लिखा रहता है या फिर कुछ भी विंडोज़ का साइन रहता है, जो भी रहता है, तो वो पहले पूरा रहता है। लेकिन जब आप F11 दबाओगे तो क्या होगा कि वो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा में जितना जो चीज़ आप खोले हुए हो ना वो पूरी चीज़ खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यूट्यूब पे देखते हो तो क्या करते हो कि इसे देख रहे हो, बीच में दबा दिए तो आपका यूट्यूब का सेकंड दिखा दिया कितना मिनट चल रहा है, कितना मिनट नहीं चल रहा है, बीच में प्ले और पॉज का बटन आ गया, उसके बाद से आपको आगे बढ़ाने का पीछे बढ़ाने का आता है। तो उसी तरीके से अगर F11 दबाओगे ना तो जितने भी नीचे टास्क बार है या ऊपर भी जो चीज़ भी आपको दिखा रहा है, वो टेबल दिखा रहा है, वो सारा कुछ हट जाएगा। ये F11 के थ्रू ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये गलती से हाईलाइट 27 फरवरी हो गया था, लेकिन 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। कब की गई थी? 28 फरवरी 1928 में, ठीक है। और उसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए ये हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका रमन प्रभाव था,
रमन प्रभाव इन्होंने खोजा था, सीवी रमन ने ही खोजा था। और इसी चीज़ के लिए उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। जो तापमान को एक विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करता है उसको थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। या किसी तंत्र के तापमान को महसूस करता है, जिससे तंत्र के तापमान को किसी इच्छित निश्चित बिंदु को निकट समापोषित किया जाता है। मतलब जो भी आपका इच्छा करेगा जहां तक हमको इसको डालना है तो वो उसके द्वारा ये समापोषित किया जाता है, ये थर्मोस्टेट के द्वारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के नाखून बने होते हैं, जो मनुष्य के जो नाखून है, जो हम लोग का नाखून है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये केरोटिन का बना होता है। फिर उसके बाद ये जो केरोटिन होता है, केरोटिन का निर्माण मृत त्वचा के बाह्य परत से होता है। जो हम लोग का त्वचा जो मृत होता है उसके बाह्य परत से ही होता है, जो बाहरी परत होता है उससे होता है। एवं केरोटिन का यूज़, आप केरोटिन का यूज़ देख सकते हो आपका पशु के खुर में, जो पशु का जो पैर होता है ना, वहाँ पे जो हार्ड सतह होता है, सबसे नीचे में जो हार्ड सतह होता है, उसका जो खुर बना होता है वो भी केरोटिन का ही बना होता है। एवं जो पशु लोग का सिंग होता है, जैसे गाय का सिंग हो गया, बैल का सिंग हो गया, जिसका भी जो भी पशु का सिंग होता है वो भी केरोटिन का ही बना होता है। ये था मनुष्य का नाखून किससे बना होता है? केरोटिन से बना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारत्न किस समूह के निर्दिष्ट करता है? जो महारत्न कंपनी है वो किसे निर्देशित करता है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों को निर्दिष्ट करता है। ये जो महारत्न कंपनी है ये वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के लिए महारत्न योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 2009 में इसका इनिशिएटिव, ये महारत्न स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितना महारत्न है आप लोग बताइए? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है और नवरत्न कितने हैं? 14 नवरत्न कंपनी है। चलिए मैं 5 का नाम बताता हूँ, अब 5 का आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। 10 नवरत्न कंपनी है ना, तो मैं 5 का बता रहा हूँ, अब 5 को आप लोग कमेंट में दीजिए। एक वेल हो गया, दूसरा गेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, उसका कोल हो गया, उसका एनटीपीसी हो गया, और बता दूं? नहीं, आप लोग बताओ। आप लोग कमेंट में जाके जो 5 बच रहा है, जो 5 या 4 बच रहा है, उसका नाम लिखो। 5 क्या, 10.5 का ही नाम लिखो, 10 का नाम आप लोग महारत्न कंपनी जो भी है उसका नाम लिखो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। ये जो राष्ट्रमंडल खेल था वो 1930 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1942 से 1946 के बीच में, तो इसको 2 बार रोक दिया गया था। इसके बाद ये कंटिन्यू है, ठीक है। जिसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्ट लेते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होता है? तो जो भी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं वही को, उसी देश को कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। जो भी आपको, जैसे हम लोग भी ब्रिटिश से गुलाम रहे हैं, तो वही सब कंट्रीज आपका राष्ट्रमंडल खेल में भाग ले सकते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर के गुलाम रहे हैं। अब देख लीजिए कॉमनवेल्थ का बात है, तो जो 2018 का जो लास्ट टाइम जो गेम हुआ था 2018 वाला, वो कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, सबको पता है। ये था आपका 21st एडिशन था। अब जो अगला गेम होने वाला है, जो कि 2022 में होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? तो ये बर्मिंघम के इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला है, ठीक है। 2022 का जो भी कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? बर्मिंघम के इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ये था राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम क्या है? एस्ट्रोसैट जो है वो भारत का प्रथम क्या है? तो यह भारत की पहली समर्पित विविध तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। ये अंतरिक्ष वेधशाला है, ये आंसर अंतरिक्ष वेधशाला इसका आंसर है। वो गलती से इसका भी हाईलाइट हो गया, तो सॉरी, माफ कीजिएगा आप लोग, ये 2 गलती मैं कर रहा हूँ, आप लोग माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है। ये जो है भारत की पहली समर्पित विविध तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत रूप से समझने के लिए प्रयास करता है। ये जो है इससे वैज्ञानिक उपग्रह मिशन में ब्रह्मांड के आर्थिक विस्तृत रूप को समझने का प्रयास करता है। 2015 में इसे पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा, पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा, ठीक है, एक्सेल के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, एस्ट्रोसैट को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बाकी सोडियम हाइपोक्लोराइट वो भी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट वो भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो भी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं को होने वाले रोगों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षित प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है? ये बेंगलोर में किया गया है और इसका नाम
स्टेट ऑफ द आर्ट जैव सुरक्षित प्रयोगशाला भी है। ठीक है, कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। 1989 में पहला टेस्ट मैच खेला था, और वो किस देश के खिलाफ खेला था और कहाँ खेला था? तो ये पाकिस्तान में खेला था, सबको पता है, पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, और कराची में खेला था। कहाँ खेला था? कराची में खेला था। और उस समय तेंदुलकर साहब मात्र 16 वर्ष के थे, और उस मैच में सचिन सर ने सिर्फ 15 रन बनाकर बकार यूनिस के बॉल पे बोल्ड हो गए थे। और वो जो जो बकार यूनिस जो थे, उनका भी ये डेब्यू मैच ही था, टेस्ट डेब्यू उनका बकार यूनिस का यही था, और उसी मैच में उन्होंने सचिन को बोल्ड कर दिया था सिर्फ 15 रनों पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? तो ये एक प्रकार का संख्या है। इसका प्रयोग सरकारी एजेंसी द्वारा लोगों को यह बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान में वायु कितनी प्रदूषित है या फ्यूचर में कितनी होने वाली है। इसके अधिकता होने पर पॉपुलेशन के जो भी हमारी जनसंख्या है, उसके बड़े भाग को स्वास्थ्य संबंधी भी गंभीर समस्या को मतलब फेस करना पड़ जाएगा। अगर जो इसका जो वायु गुणवत्ता का सूचकांक बढ़ गया तो क्या हो रहा है, यानी हमारे जो भी आसपास में है काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। हमारे जो देश में, हमारे जो पूरे कंट्री में, पूरे ग्लोबल में है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जनसंख्या का जो भी पार्ट है, उसका बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों को। तो ये था वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलोर में है। और अब देखते हैं इसरो के बारे में, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 1969 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इस संगठन का प्रबंध अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है। ये संगठन है, इसरो है, इसका जो देख रेख किया जाता है वो अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन के सिवन जी हैं। मन तो करता है ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, लेकिन चलो मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरासीटामोल एक दवा है, किस टाइप का दवा है बताओ आप लोग? तो वो एक पीड़ानाशक और ज्वरनाशी दवा है। इससे क्या होगा कि पेन रिलीज होगा, और अगर जो आपको फीवर है तो वो उससे ठीक होगा। यह जो पैरासीटामोल है आप लोग को सबको पता होगा, क्योंकि फीवर तो आपको हुआ ही होगा, बॉडी में पेन तो किया ही होगा। जब भी फीवर आता है, बॉडी में पेन करता है, तो आप खाते हैं पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल से क्या होता है? बुखार और दर्द का उपचार किया जाता है। ये जो पैरासीटामोल है, ये WHO के आवश्यक मेडिसिन का जो लिस्ट होता है ना, उसमें भी इसका पैरासीटामोल का एक नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है, आप लोग जानिए, हल्के मत लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? ये हमारा प्यारा देश भारत के द्वारा किया जाएगा। और ये जो ICC का मैच होने वाला है, जो वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, ये 13वां एडिशन है भारत में। ये 13वां एडिशन है जो कि होने वाला ICC का। अब ये जो आयोजित होने वाला जो वर्ल्ड कप है, इससे पहले 3 बार हो चुका है भारत में। एक 1987 में हुआ था, दूसरा 1996 में, उसके बाद 2011 में हुआ था। चलो आप लोग ये बताओ 2011 में कौन जीता था? चलो मैं ही बता देता हूँ। 2011 में हमारा प्यारा देश भारत जीता था। आपको ये बताना है कि किस देश को हरा के भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। जितना मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं आप नोट करते जाना, और कमेंट में सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा बहुत ही मेहनत तो है। मैं इतना बोल रहा हूं, मैं इतना पढ़ा रहा हूं, तो आपको थोड़ा लिखने में कष्ट होगा ना, तो कष्ट तो कर लो ना भाई, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो नाइट्रोजन लगभग 78% है, यानी 78.09% है। उसके बाद से आपका ऑक्सीजन लगभग 20.95 हो गया, ऑर्गन 0.93% हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हो गया। तो ये नाइट्रोजन कितना है? 78.09%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि स्तर कितना है? तो जो सामान्य वार्तालाप की ध्वनि का स्तर है लगभग 60 डेसिबल। और डेसिबल क्या है? ये ध्वनि का स्तर मापने का एक इकाई है। ध्वनि का स्तर मापा जाता है डेसिबल के थ्रू ही। अगर जो आप 90 से 95 डेसिबल का उससे ज़्यादा अगर ध्वनि सुनते हो तो आपका कान भी खराब हो सकता है। तो भाई ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत रहिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला अपने कान के पास मत करवाइए, नहीं तो आप फ्यूचर में बहरे भी हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुपए का प्रतीक चिन्ह एक क्या है, मतलब किस किस लिपि में लिखा गया है? ये रोमन और देवनागरी वर्णों का सम्मिश्रण है, ठीक है। और इसका जो डिजाइन किया गया था ये उदय कुमार जी के द्वारा किया गया था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये बस इतना जानना है कि जो रुपये का चिन्ह है उसमें रोमन और देवनागरी वर्णों का सम्मिश्रण है, ये दोनों को मिलने से ये रुपया बनता है, ठीक है। उसमें इंग्लिश में भी लिखा जाता है, हिंदी में ऐसा टाइप का बना रहता है, तो ये रोमन और देवनागरी वर्णों का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर की पूर्वी सीमा है, तो कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन है? तो ये लद्दाख क्षेत्र जो है वो कश्मीर की पूर्वी सीमा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने का नहीं है। अब अगला क्वेश्चन तब चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष एक सिद्धांत है जिसमें दो मूल प्रस्तावों को शामिल किया जाता है। पहला तो ये कि राज्य को धार्मिक संस्थाओं के पृथक किया जाए, मतलब पृथक किया गया है, राज्य को धार्मिक संस्थाओं के अंदर पृथक किया गया है। दूसरा प्रस्ताव यह है कि लोगों के विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के कानून के समक्ष समान और सभी लोगों के धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की प्रदान की गई है। मतलब हर लोग को अपना अपना धर्म मानने का आज़ादी है, मतलब किसी को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि आपको हिंदू धर्म मानना ही पड़ेगा, आपको मुस्लिम धर्म मानना ही पड़ेगा। तो ये आपको आज़ादी है भाई कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो। यह है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। ये पूरा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक शिमला समझौता का हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? तो ये वर्निज कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक शिमला समझौता का हस्ताक्षर किया गया था। अब ये जो वर्निज कोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो वर्निज कोर्ट वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राजभवन के रूप में जाना जाता है। जो राजभवन है हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम वर्निज कोर्ट है। यहाँ पे राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, ठीक है। इसका नाम, जो ये बर्नीज कोर्ट था, इसका नाम प्रथम पदाधिकारी और भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बर्नीज के नाम पर किया गया था। जो उस समय प्रथम पदाधिकारी और भारतीय सेना के ब्रिटिशर कमांडर इन चीफ थे, उनका जो नाम था एडवर्ड वर्नीज था। उनके ही नाम पर यह वर्नीज कोर्ट का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? यह समुद्र प्रदूषण से संबंधित है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब ये क्या है ये देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है। यह संगठन समुद्रों और महासागरों में प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको काफी आसान होता है इसका आंसर देना, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर में ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब ये किससे रिलेटेड है? तो जहां समुद्र का बात होगा वहीं से तो होगा। वायु प्रदूषण होगा? नहीं होगा। भोजन में मिलावट होगा? नहीं होगा। वृक्षों में कटाई होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते थे। और उसका उद्देश्य भी क्या है? समुद्रीय प्रदूषण को कम करना। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लंदन में है, ठीक है। और 1948 में जेनेवा में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये यूनान के ओलंपिया शहर, OLYMPIA ओलंपिया शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? यूनान में किया गया था। कब किया गया था? 7076 ईसा पूर्व से 1939 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसी के नाम से इसका लगता है ओलंपिक खेल भी नाम पड़ा है। कहाँ किया गया था? ओलंपिया शहर में। ये था आज का आपका 30 क्वेश्चन का सीरीज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और यार दोस्तों में जितना चाहो शेयर करो। दबा के शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना हमारी एनर्जी बूस्टअप होगी और उतने अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोग के लिए लाएंगे। तो भाई शेयर करो, ठीक है। ओके, वीडियो क्लास तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।